वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। इस वीडियो में हम सेक्शन 6 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 6 रेसिडेंट इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। किसी भी एसएससी के ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये उसके रेसिडेंशियल स्टेटस से डिसाइड होता है। सेक्शन 6 में एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस बताया गया है। मेनली रेसिडेंशियल स्टेटस 3 टाइप के होते हैं: रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और थर्ड नॉन रेसिडेंट। मतलब यदि कोई पर्सन रेसिडेंट की कंडीशन फुलफिल करता है तो वह रेसिडेंट कहलाएगा, और यदि कंडीशन फुलफिल ना हो तो वह नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। और इसके बाद यदि वह रेसिडेंट है तो हम उसका ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट स्टेटस चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर रेसिडेंट इन इंडिया किन पर्सन को मानेंगे उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर जनरली बात की जाएगी इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एलओपी, कंपनी, अदर पर्सन डीम्ड रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के बारे में। अब हम सेक्शन 6 क्लॉज 1 के तहत इंडिविजुअल का रेसिडेंस स्टेटस समझेंगे। सिर्फ इंडिविजुअल का। एक इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट तब मानते हैं जब उसका फिजिकल स्टे इन इंडिया एज फॉलो होता है। मतलब जब वह उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, या उस प्रीवियस ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, और प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 दिन या उससे ज्यादा समय इंडिया में रहा हो। इसमें से दो में से जो भी कोई कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो वह रेसिडेंट इन इंडियन कहलाएगा। यदि फर्स्ट कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल हो जाती है तो सेकंड कंडीशन को देखने की जरूरत नहीं है। दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो जाए तब वह रेसिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। जैसे या तो 182 डेज लास्ट प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहा हो, या फिर कंडीशन देखी जाएगी 60 दिन इंडिया में रहा हो लास्ट प्रीवियस ईयर में, प्लस प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 दिन इंडिया में रहा हो। अब हम कुछ कंडीशन को समझते हैं जिसमें रेसिडेंट की कैलकुलेशन समझेंगे। सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है एज ए क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप। इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन स्टेइंग आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर इंडिया विजिट करता है किसी भी प्रीवियस ईयर में और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं है अदर देन फॉरेन सोर्स की, तो इन केस में प्रीवियस ईयर में 182 डेज का क्राइटेरिया ही एप्लीकेबल होगा। मींस प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहना जरूरी है रेसिडेंट कहलाने के लिए। कुछ और केस देखते हैं। यदि कोई सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट करता है किसी भी प्रीवियस ईयर में और उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड करती है अदर देन फॉरेन सोर्स वाली इनकम, तो ऐसे केस में कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। उस प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा हो, या प्रीवियस ईयर में 120 डेज और मोर इंडिया में रहना होगा, और 365 दिन और मोर इन प्रीसीडिंग 4 ईयर देखेंगे। अब हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब समझेंगे। एक व्यक्ति को इंडियन ओरिजिन का तब मानेंगे जब वो या फिर उसके पेरेंट्स या उसके कोई ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हो। कहां पर हुए हो? अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए थे। अब हम सेक्शन 6 क्लॉज 5 के तहत डीम्ड इनकम रेसिडेंट को मतलब समझेंगे। एक इंडिविजुअल को हम डीम्ड रेसिडेंट तब मानेंगे जब वह इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, और जब प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रही होगी अदर देन फॉरेन सोर्स वाली इनकम, और किसी दूसरी कंट्री या टेरिटरी में उसकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो। इसका मतलब यहाँ एक्चुअल स्टे इन इंडिया वाला क्लॉज नहीं देखेंगे। इवन वह 2 दिन भी इंडिया में रहा हो या बिल्कुल इंडिया में नहीं रहा हो तो भी वो डीम्ड इंडियन रेसिडेंट कहलाएगा, यदि ऊपर की बताई तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो। अब हम सेक्शन 6 क्लॉज 6 के तहत नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का मतलब समझेंगे। एक इंडिविजुअल को इन 4 केस में नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे। इंडिविजुअल पिछले 10 प्रीसीडिंग ईयर में से 9 ईयर में नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है, या इंडिविजुअल इंडिया में पिछले 7 ईयर में 729 डेज या उससे कम रहा हो। अगर एसएससी ऊपर दिए गए दोनों में से किसी भी क्राइटेरिया में नहीं आता है
तो प्रीवियस ईयर में उसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट मान के उस पर टैक्स लगाया जाएगा। मतलब वो नॉन रेसिडेंट कब कहलाएगा, जब इंडिविजुअल पिछले 10 प्रीसीडिंग ईयर में से 9 में कम से कम नॉन रेसिडेंट हो, या इंडिविजुअल इंडिया में पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम रहा हो। सिटीजन ऑफ इंडिया या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसके टोटल इनकम फॉरेन सोर्स के सिवाय 15 लाख से ज्यादा है और उसका स्टे इंडिया में प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा है पर 182 डेज से कम है, तो वह नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ही कहलाएगा। सेक्शन 6 सब क्लॉज 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन के बारे में बात करता है। एक HUF फॉर्म या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम किसी भी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया तब बोलेंगे जब उसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में सिचुएटेड हो। सेक्शन 6 सब क्लॉज 6 अब हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को समझेंगे। एक HUF को हम नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट तब मानेंगे जब HUF 9 आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग ईयर में नॉन रेसिडेंट इंडिया हो या HUF का कर्ता इंडिया में प्रीसीडिंग 7 ईयर में 729 डेज या उससे कम रहा हो। सेक्शन 6 सब क्लॉज 3 कंपनी एक कंपनी को किसी भी प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे अगर वह इंडियन कंपनी हो या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उस ईयर में इंडिया में हो। अब हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन देखिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब एक ऐसी जगह जहाँ की मैनेजमेंट पर्सनल द्वारा ऐसे कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जो कि इंटाइटी का बिजनेस कंडक्ट करने के लिए जरूरी है, और साथ में यह भी देखना होगा कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस भी इंडिया में है या नहीं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से है। कंपनी जिसका टर्नओवर या ग्रॉस एसेट 50 करोड़ से कम है वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के स्क्रूटनी में नहीं आएंगे, मतलब उनसे ज्यादा स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, सिर्फ रेसिडेंसी स्टेटस पता करने के लिए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट हर साल डिसाइड करना रहेगा। हर केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट फैक्ट और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, मतलब वो फैक्ट स्पेसिफिक है। भले ही कंपनी के पास एक से ज्यादा प्लेस ऑफ मैनेजमेंट है पर एक टाइम पर उसका इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट एक ही हो सकता है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिटरमाइन करने के प्रोसेस मुख्य रूप से इस फैक्ट पर आधारित है कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है या नहीं है। कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है या कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में नहीं है। अब हम वो प्रोविजन समझेंगे जो डिटरमाइन करता है कि कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है या नहीं है। एक कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में लगा हुआ तब मानेंगे जब उसकी पैसिव इनकम जनरली अदर देन बिजनेस इनकम टोटल इनकम से 50% से ज्यादा नहीं है और उसकी 50% से कम की टोटल एसेट्स इंडिया में सिचुएटेड है और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय में 50% से कम एम्प्लॉय इंडिया में सिचुएटेड है या फिर रेसिडेंट है और पेरोल एक्सपेंसेस जो कि एम्प्लॉय के ऊपर इनकर करे गए हैं वो टोटल पेरोल एक्सपेंसेस से 50% से कम होगा। सेक्शन 6 सब क्लॉज 4 अब हम उन अदर पर्सन के बारे में बात करेंगे जो किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं। हर केस में अदर पर्सन को रेसिडेंट मानेंगे यदि उसके बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा हो। थैंक यू।